हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग जो है एनसीईआरटी की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। सबसे पहले हमने एक टारगेट बनाया था कि हम इस साल में जो है 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी। यदि आप इनको कवर कर लेते हैं तो आपका जीएस वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो कंसेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाए गए हैं और उनको भी और अच्छी तरीके से, ठीक है, एनसीईआरटी में जो भी कंसेप्ट है उनको और बेहतरीन तरीके से डायग्राम वाइज पिक्चर के माध्यम से, ठीक है, पिक्चर्स के माध्यम से सारी चीज़ें विजुलाइज करके अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बायलिंगुअल आपके लिए पीपीटी पूरी रेडी करके लाए हुए हैं। चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों आपका मीडियम कोई भी हो, बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए हम लेकर उपस्थित हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सारी चीज़ें विधिवत समझ में आए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी और याद भी हो जाएगा। क्लास के लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। जो भी एनसीईआरटीज़ के चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उनसे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने आपको 2 चैप्टर करवा दिए थे। आज ये हमारा तीसरा चैप्टर है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो दोनों क्लासेस कर ली होगी, चैप्टर 1 चैप्टर 2 की। क्लास 6 की ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ये हमारी तीसरी क्लास है। आज हम लोग तीसरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? पृथ्वी की गतियाँ। इसमें हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की मेनली 2 तरीके की गति होती है, एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है। तो उन्हीं को हम डिटेल में समझने वाले हैं। इन गतियों की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं, जो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं। क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। नाम क्या है? पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, चलिए आज हम तीसरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर को समझ चुके हैं। आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें जो हमें समझना है कि पृथ्वी की गतियां जो हैं वो 2 प्रकार की हैं। पहली घूर्णन गति होती है, दूसरी परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति कौन सी होती है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होती है? घूमती है, या फिर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी जैसे लट्टू नहीं होता, लट्टू अपने धुरी पे घूमता रहता है, उसी तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उस वाली गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जब पृथ्वी, मान लो ये सूर्य है ना, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ये पूरी पृथ्वी का कक्षा है। ठीक है, ये पृथ्वी का कक्षा है। पृथ्वी का कक्षा कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार। ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी जब इनके चारों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, ये सन है, तो इस गति को हम क्या कहेंगे? परिक्रमण गति कहेंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं। द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। अर्थ 2 टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली क्या है? रोटेशनल है, एक रिवोल्यूशन है। एक रोटेशन है, एक रिवोल्यूशन है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब ये अपने एक्सिस पर रोटेशन करें तब इसको हम क्या कहेंगे? अपने एक्सिस पे घूमे तो इसको हम क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। जब ये अपने एक्सिस पे मूवमेंट करती है तो इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, जब सन के अराउंड इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट, या आप एक फिक्स पथ पर या फिर अपने ऑर्बिट पर जब सन के अराउंड ये मूवमेंट करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन कहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई धुरी नहीं है जैसे हम लोग मानते हैं ना। आपने ग्लोब देखा होगा, सेकंड क्लास में हमने ग्लोब के बारे में आपको पढ़ाया है और उसमें इसका फिगर भी दिखाया है, पिक्चर भी दिखाया। तो उसमें क्या होता है? ग्लोब में एक ऐसे तिरछी रेखा ग्लोब के बीच से होकर जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो इसी अक्ष को क्या
यही जो अक्ष है, यही जो अक्ष है इसको हम पृथ्वी की धुरी कहते हैं। लेकिन वास्तव में पृथ्वी में ऐसा कोई अक्ष नहीं है। यह क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? यह एक काल्पनिक रेखा है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसकी कक्षीय सतह से कितने का बनाती है कोण? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल, अब कक्षीय समतल क्या है, यह कक्षीय सतह क्या है? तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, कक्षीय समतल को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हमने कहा यह एक सन है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई, सन थोड़ा छोटा सा बना देना। सन छोटा सा थोड़ा सा बना के आपको समझा दें। देखो ये सन है, ये क्या है? ये सन है। अब देखो ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। ठीक है, जिस पर पृथ्वी क्या होती है? घूम रही है। ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, इस पर क्या है? पृथ्वी घूमेगी। चलो भाई पृथ्वी को घुमा देते हैं। मान लो यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये है हमारा अर्थ, ये है भैया हमारा अर्थ। तो देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि ये जो कक्षा, ये जो समतल बना रहा है, ये जो लाइन, ये पाथ है इसका, ये दीर्घवृत्ताकार जो पाथ है, ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, ये जो समतल बना रहा है पृथ्वी पर, ये जो समतल बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कक्षीय समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षीय समतल। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? बहुत आसान है। देखो ये दीर्घवृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? दीर्घवृत्ताकार है। ये कैसा है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, है ना। इसको हालांकि हम आपको करा चुके हैं। ये दीर्घवृत्ताकार पथ है और ये है हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ। अब ये अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो ये जो समतल बन रहा है इसको कक्षीय समतल कहते हैं। अब देखो ये कक्षीय समतल से क्या है? ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये है पृथ्वी का अक्ष। ये क्या है? ये पृथ्वी का अक्ष है। ठीक है, थोड़ा सा और टेढ़ा बना लेते हैं क्योंकि ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से ये क्या है? ये पृथ्वी की धुरी है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से जब तगड़े लेवल के क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये पृथ्वी का अक्ष है। क्या है? ये पृथ्वी का क्या है? अक्ष है, एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण है, ये कितना है? 66.5 डिग्री। कितना है? 66.5 डिग्री। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और यही बात आपको यहाँ पर बताई जा रही थी, यही बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कक्षीय पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। यही काल्पनिक रेखा 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। किससे? कक्षीय समतल से। कक्षीय समतल से क्या बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण। कौन बनाता है? तो इसकी जो काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा कौन सी है? काल्पनिक रेखा यही अक्ष है, ये जो अक्ष है यही काल्पनिक रेखा है। अब देखो एक डायग्राम हम और बनाते हैं, फटाफट से एक डायग्राम और बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें और क्लियर तरीके से हम समझाते हैं आपको। ये है हमारा सन और ये है हमारी पृथ्वी की कक्षा। थोड़ा सा आपके बड़ा बना देते हैं ना ताकि और समझ में आए। ये है हमारी पृथ्वी की कक्षा और यहाँ पर भैया हमारी पृथ्वी, यहाँ पर है हमारा अर्थ। राइट, कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह है हमारा कक्षीय समतल, यह हमारा कक्षीय समतल है। यह है हमारा अक्ष, यह है हमारा एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक का जो है कोण है, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, ये कितना है? 66.5 डिग्री का है। कक्षीय समतल के साथ ये जो अक्ष है कितना कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। लेकिन इसको होना कैसे चाहिए? यहाँ से यदि हम इस पर लंब डालें, कक्षीय समतल पर यदि हम लंब डालें तो टोटल ये कितना होगा? टोटल 90 होगा। टोटल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी? 90 में से 66.5 माइनस कर दो, यहाँ कितना बचेगा? 23.5 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 23.5 डिग्री बचेगा। तो यही होता है ना कि पृथ्वी क्या पूछेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो आप क्या बताएंगे? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखा आपने, अक्ष इसका यहाँ से सीधा होना चाहिए, बिल्कुल लंबवत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा 23.5 डिग्री झुका हुआ है।
तो आपको क्लियर हुआ 2 प्रश्न कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल के, पृथ्वी का जो अक्ष है वो अपने कक्षीय समतल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23 डिग्री झुकी हुई, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री जो है ये झुकी हुई है, टिल्ड है। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात आप समझ गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, लगभग गोले के समान है, लेकिन पृथ्वी का आकार जो है वो थोड़ा ध्रुवों पे चपटी हुई है, इसलिए इसके आकार को हम भूआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूआब। इंग्लिश में इसको हम जियोइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं कि लगभग ये गोलाकार है, ठीक है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ेगी। आप एक बॉल लीजिए, ठीक है, आप एक बॉल लीजिए, तो बॉल में जैसे देखो ये हमने एक बॉल ले लिया, हालांकि इसमें डायग्राम है, हम आपको दिखाते हैं। देखो यह है हमारी पृथ्वी, यह है हमारी पृथ्वी। अब ये सूर्य से इधर से जब रोशनी आएगी तो एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही तो रोशनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आई? एक समय में क्या होगा, इसके आधे भाग पर सिर्फ रोशनी पड़ेगी। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है, यही बात यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि एक समय आप प्रयोग करके देखिए। एक बॉल लीजिए, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, एक बॉल लीजिए, उस पर टार्च मारिए, तो एक समय में आधे भाग पर ही रोशनी आएगी, ठीक है। इतनी बात बड़ी कॉमन सी है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, सूर्य की ओर वाले भाग पर दिन होता है। भाई जिस भाग पर रोशनी पड़ेगी उस पर क्या होगा, उजाला होगा। और दिन का हम दिन की परिभाषा कैसे डिफाइन करते हैं, जहाँ पर जब उजाला होता है तो हम उसको दिन मानते हैं, है ना, जब रात अंधेरा हो जाता है तो रात मान लेते हैं, ठीक है। तो उस वाले भाग को क्या कहते हैं, जिस ओर सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है उसको हम दिन मानते हैं, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर है वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, ध्यान देना, ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए प्रदीप्त वृत्त कौन सा है, तो ये वाला देखो, जो दिन और रात को विभाजित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इधर रात है, इधर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, इधर दिन है, तो ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, ये वाला वृत्त, ये वाला वृत्त, देखो पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो एक ये ऐसे आएगा और इसके जस्ट पीछे से, इसके जस्ट पीछे से उधर से होकर फिर आएगा, तो एक गोला बन जाएगा ना, सर्कल बन जाएगा ना। अब समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे ये 2D नहीं 3D है, ठीक है, पृथ्वी गोल है तो ये त्रिविमीय ज्यामिति है ना, त्रिविमीय ज्यामिति है, 2D नहीं है, 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल है। तो इधर आधा आएगा और आधा उसके पीछे भी होगा, तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बना लेगा, राइट। तो यही सर्कल क्या है, यही सर्कल को क्या कहते हैं, इसी सर्कल को हमने यहाँ पर कहा प्रदीप्त वृत्त। अब प्रदीप्त वृत्त के बारे में एक जानकारी ये जान लो कि यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, यह वृत्त अक्ष के साथ कभी भी नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता, इसका रीजन क्या है भाई, क्यों नहीं मिलता, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये है हमारा प्रदीप्त वृत्त, ये है हमारा प्रदीप्त वृत्त, और ये है पृथ्वी का ध्रुव, ये पृथ्वी का अक्ष कहेंगे, ठीक है। ये पृथ्वी का क्या है, ये पृथ्वी का अक्ष है, ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। तो अब देखो प्रदीप्त वृत्त से क्या इसका अक्ष मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये 23 डिग्री मतलब 23.5 23.5 डिग्री जो है ये झुका हुआ है, राइट। समझ पा रहे होंगे, बड़ा आसान सा है कंसेप्ट, यही आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है। इतनी बात आप समझ गए भाई, डिटेल में समझेंगे, देखो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, बहुत 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी कवर करेंगे, डोंट वेरी। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए, विधिवत समझ में आए, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन जो है फैक्चुअल कम पूछे जाते हैं, अब क्वेश्चन जो है कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं। यदि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो जाएंगे, और ख़ास तौर से जब आप सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन को दे रहे होते हैं तब आप वहाँ पर क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं पूछा जाएगा, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिया जाएगा, वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो मैटर करेगी। तो आप अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिए, ठीक है, उसी के लिए हम ये एनसीईआरटी सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं,
ठीक है, तो यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। इतनी बात आप समझ गए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना लेती है? 24 घंटे लेती है। लगभग कितना लेती है? अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना लेती है? 24 घंटे लेती है। और यह समय क्या होता है? यही समय पृथ्वी का क्या कहलाता है? दिन कहलाता है या फिर दैनिक गति कहलाती है। ये पृथ्वी की क्या है? दैनिक गति है। ये पॉइंट नोट करना। घूर्णन के समय काल को हम पृथ्वी का दिन कहते हैं। घूर्णन के समय काल को हम पृथ्वी का दिन कहते हैं, जबकि परिक्रमण के समय काल को हम क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं। फिर से समझिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर जितने समय में घूमती है उसके समय काल को हम कहते हैं दिन। क्या कहते हैं? दिन। या फिर उसकी गति को हम दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जितने समय में चक्कर लगाती है उसको हम एक वर्ष काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? एक वर्ष, या फिर उसको हम वार्षिक गति कहते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट, है ना। जो सन को फेस करता है, ठीक है, जो सन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस क्या? वो डे एक्सपीरियंस करता है। और उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या एक्सपीरियंस करता है? नाइट। भाई एक्सपीरियंस ही तो करते हो, है ना, दिन और रात का अनुभव ही तो करते हो। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहलाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। ठीक है, दिस सर्कल डज नॉट coincide, this circle does not coincide with the axis. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the earth day. ठीक है, the period of rotation is known as the earth day. ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, this is the daily motion of earth. ये जो मोशन है वो अर्थ की दैनिक गति है, राइट। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये देखो, ये पृथ्वी का क्या है? ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है। ये पृथ्वी का क्या है? कक्षीय समतल है। और ये पृथ्वी का अक्ष है। ये पृथ्वी का क्या है? ये पृथ्वी का अक्ष है। तो हमने अभी आपको जो समझाया था कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष से पृथ्वी झुकी हुई है। 23.5 डिग्री कितना है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुका हुआ है। और कक्षीय समतल के साथ कितना कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इतनी बात आप समझ गए। द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, ये एक वर्टिकल लाइन है ऑर्बिटल प्लेन पर। ठीक है, वर्टिकल लाइन ऑर्बिटल प्लेन पे, मतलब कि लंब है एक। ठीक है, और ये क्या है? ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, है ना। ये क्या है? अर्थ के ऑर्बिट का प्लेन है, मतलब कक्षीय समतल है। ये इक्वेटर है, ये सब समझा चुके हैं, इक्वेटर, है ना। अक्षांश एवं देशांतर हम आपको विधिवत पढ़ा चुके हैं, तो पहली क्लास में आप देखिएगा, दूसरी क्लास में। तो बेसिकली इस डायग्राम में आपको यही समझना है कि पृथ्वी का अपने अक्ष से झुकाव 23 डिग्री है और कक्षीय समतल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कक्षीय समतल क्या है? जिस समतल, है ना, कक्षीय समतल क्या है? जिस, मतलब उसका जो ऑर्बिट है, ठीक है, उसके ऑर्बिट के साथ जो एक तरीके से उसका ऑर्बिट ही है ये। ठीक है भाई, जैसे देखो ये सन है, ये ऑर्बिट है इसका, तो ये जो पृथ्वी घूम रही है, तो ये वाला जो है, ये वाला जो समतल है, यही है हमारा कक्षीय समतल। समझ गए आप? और इसमें ज़्यादा कुछ समझना है नहीं। बाकी कुछ आपको यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या ये देखो जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं ना एनसीईआरटी में दिए होते हैं, उनको भी हमने कहा कवर करते चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो हमारे एंशिएंट टाइम में क्या है, एक खगोल शास्त्री हुए आर्यभट्ट, इन्होंने ही ये भी बताया था कि पृथ्वी या फिर जो भी अन्य ग्रह हैं, जो भी उपग्रह हैं, वो परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या बताई, आर्यभट्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। एंशिएंट टाइम में बताया था इन्होंने, तब उनके पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, सिर्फ मैथमेटिक का उपयोग करके इन्होंने ये गणना करी थी। ठीक है, डू यू नो द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टेटेड, है ना, इन्होंने क्या दिया, स्टेटमेंट दिया था, दैट द अर्थ इज राउंड
एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा भाई, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे, शब्द पे ध्यान देना, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे, दो है, एक परिक्रमण ना करे तो क्या होगा और घूर्णन ना करे तो क्या होगा, दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, अब घूर्णन की बात करने पहले, यदि पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि यदि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या होगा, दिन होगा। भाई देखो, ये सन है, ठीक है, ये सन है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अपने अक्ष पे लगातार रोटेट कर रही है, अपने अक्ष पे क्या कर रही है, लगातार रोटेट कर रही है। तो पहले तो इस वाले भाग पे सन पड़ रहा है, पहले तो इस वाले भाग पे सन पड़ रहा है। तो 12 घंटे में क्या होगा, 12 घंटे में ये बिल्कुल रोटेट हो जाएगी। ये वाला भाग इधर चला जाएगा और उधर वाला भाग इधर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कलर करके हम आपको बताते हैं, देखो, है ना, ये आधा भाग है, पृथ्वी का आधा भाग है और ये आधा भाग है। आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूम जाती है, 24 घंटे में घूम जाती है। तो देखो 12 घंटे बाद ये वाला क्या होगा, ये वाला अक्ष उधर हो, ये वाला भाग जो है इधर चला जाएगा और ये वाला भाग इधर आ जाएगा, राइट, ये वाला भाग इधर आ जाएगा। तो जब ये वाला भाग फेस कर रहा है सूर्य को, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डे है, ठीक है, और इधर क्या है, नाइट है, ठीक है। लेकिन जब 12 घंटे बाद ये वाला भाग उधर जाएगा तो इधर डे हो जाए, इस तरफ डे हो जाएगा और इस तरफ नाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डे और नाइट की प्रक्रिया है क्या है, रोटेशन तो है, अपने घूर्णन के कारण ही तो है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब घूर्णन करना बंद कर देगी तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में क्या होगा, हमेशा दिन हो जाएगा। भाई मान लो ये पृथ्वी है, ये सन है, अब जो भाग इसकी तरफ है, अब पृथ्वी घूमना बंद कर दी है, तो जो भाग इसकी तरफ है उसकी तरफ क्या होगा, हमेशा क्या होगा, दिन ही रहेगा। और जो भाग इसके पीछे है उधर क्या होगा, हमेशा नाइट होगा, हमेशा रात होगा। तो अब समस्या हो जाएगी, जिसके कारण जिस भाग में सूर्य पड़ रहा वहाँ गर्मी जो है लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी। और जिस भाग में सूर्य की रोशनी पड़ ही नहीं रही उधर क्या होगा, पहली बात तो हमेशा अंधेरा होगा और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी। जैसे ध्रुवों पर देखो, ध्रुवों पर सूर्य की रोशनी क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा देखो बर्फ़ जमी रहती है। ध्रुवों पर क्या होता है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, राइट। तो जब सूर्य की रोशनी ही नहीं पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, पहली बात, और दूसरी बात वहाँ पर अंधेरा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ इस अवस्था में, ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको घूमना ही पड़ेगा, अगर घूमेगा नहीं तो जीवन संभव नहीं होगा। बात समझ गए। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंसेस डे, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in the darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in the such as extreme condition. ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छे से समझ गए आप, ठीक है। दूसरी गति, अब दूसरी गति की बात करते हैं, परिक्रमण वाले की बात करते हैं, ठीक है। हालांकि आपको पता चल गया कि परिक्रमण गति क्या होती है ना, लेकिन उससे जुड़े हुए जो कंसेप्ट हैं उनको हम समझते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं, ये बात आपको पता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4, देखो 1/4 365 सही 1/4 बोलो, या फिर इसको 365 डेज और 6 घंटे बोलो, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 1/4 का मतलब क्या है, 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 छंग 24, तो आप क्या बोलोगे, 365 डेज 6 घंटे। दरअसल हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 दिनों में नहीं लगाती है, वो 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। कितने घंटे में लगाती है, 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। लेकिन हम गणना के लिए आसान रूप में क्या मान लेते हैं, 365 दिन मान लेते हैं। अब 6 घंटे जुड़ता जाएगा, 6 घंटे कुछ जुड़ता जाएगा, तो हर चौथे साल में क्या होगा भाई, एक साल में 6 घंटे हम नहीं जोड़ रहे हैं, एक साल में 6 घंटे हम
क्या कर रहे हैं, 6 घंटे हम नहीं जोड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, 6 घंटे जुड़ता जाएगा। और जब 4 साल हो जाएंगे तो 6 चौकों कितना हो जाएगा, 6 चौकों 24 घंटे पूरे हमारे पास हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 24 घंटे पूरे हमारे पास हो जाएंगे। तो एक दिन बढ़ जाएगा ना, एक दिन बढ़ जाएगा ना। तो वही क्या होता है, 28 जो फरवरी होती है, फरवरी ऐसे तो 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में, लीप वर्ष में कितने दिन की हो जाती है, लीप वर्ष में कितने दिन की हो जाती है, तो 29 दिन की हो जाती है। अब आपको पता चला कि एक दिन कहाँ से आता है, एक दिन कहाँ से आता है, एक दिन यहीं से आता है। दरअसल हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। तो ये 6 घंटे जुड़ता रहता है और हर साल 4 साल में जुड़ के कितने घंटे हो जाता है, हर साल 4 साल में जुड़ के 24 घंटे हो जाता है। राइट, इतनी बात समझ गए आप। चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पर समझा रहा है। ठीक है, इतने दिन में एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मान लेते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। सुविधा के लिए क्या कर देते हैं, 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ एंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इट टेक्स 365 days 1/4 day, 365 and 1/4 days 1 year, या फिर इसको हम 1 year बोल सकते हैं, टू रिवॉल्व अराउंड द सन। वी कंसीडर ए ईयर एज consisting of 365 days only and ignore 6 hours for sake of convenience। ठीक है, sake of convenience। तो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, 6 आवर को इग्नोर कर देते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए जो 6 घंटे हैं मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटा बनाते हैं, 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को हम फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को क्या करते हैं, हम फरवरी महीने में जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। प्रत्येक वर्ष है ना, प्रत्येक चौथे वर्ष क्या होता है, फरवरी 28 दिन के बजाय 29 दिन की हो जाती है, दिन का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो जाएगा। भाई फरवरी जब 28 दिन की होती है तो साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन जब फरवरी 29 दिन की हो जाएगी तब टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 366 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 366 हो जाएगा। राइट, अब जब 366 दिन का हो जाएगा हमारा साल, हमारा वर्ष 366 दिन का हो जाएगा, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। किस ईयर से, लीप ईयर से, नाम लीप ईयर के नाम से। 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। जब ऐड होता है तो 1 डे मेक होता है। ओवर ए स्पैन ऑफ 4 years दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ्स of February. Thus, every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called leap year. Is called a leap year. Right? इतनी बात समझे। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमने बताया कि पृथ्वी जो है किस पथ पर चक्कर लगाती है, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि आपको पृथ्वी जो है अपनी पूरी जर्नी के दौरान पूरे जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एक ही दिशा में झुकी रहती है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। चलिए, ये देखो हमारी पृथ्वी है, ये है हमारी पृथ्वी। इस डायग्राम में हम आपको समझाते हैं। ये हमारी पृथ्वी, ये अक्ष है, देखो झुका हुआ है ना 23.5 डिग्री। अब देखो ये पूरा चक्कर लगाएगी, लेकिन ये उसी पोजीशन में रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ 23.5 डिग्री झुकी है, लेकिन जब यहाँ तक का चक्कर 3 महीने में लगा लेगी तो ये ऐसा नहीं, सीधा नहीं हो जाएगी, ये ऐसे ही झुकी रहेगी। तो वही बात समझाने का मतलब है कि पृथ्वी अपनी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है तो अपनी पूरी जर्नी में, अपनी पूरी यात्रा में वही 23.5 डिग्री पर झुकी रहती है। राइट, यही बात आपको समझनी है। तो इसी की वजह से क्या होगा, इसी की वजह से क्या होगा, मौसम बनेंगे, विभिन्न प्रकार के जो सीजन है ना उनका निर्माण होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी रहती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ठीक है, एक वर्ष को कितने ऋतुओं में बांटा जाता है, 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब देखो हमने क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहली बात, घूर्णन के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, तो दिन और रात का प्रभाव पड़ता है।
सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसके कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और सामान्यतः इसी वजह से कितने ऋतु बनते हैं? 4, सर्दी, गर्मी, बसंत और शरद। अब चलिए, अब इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको विधिवत समझाते हैं। यहाँ से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। देखो, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। समझना यहाँ पर क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु समझना है, ठीक है। पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतु समझना है। कैसे? देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है। 21 जून के दिन, 21 जून के दिन ये पृथ्वी यहाँ पर होती है। ये क्या है? ये हमारी विषुवत रेखा है, ठीक है, ये हमारी विषुवत रेखा है। थोड़ा सा भाई ध्यान रखिएगा सारी चीजें ना, तभी बनेगी बात। विषुवत रेखा है। आपको पता है कि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जब विषुवत रेखा, ये हमारा क्या है? उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ये हमारा क्या है? दक्षिणी ध्रुव, या फिर दक्षिणी गोलार्ध कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखो, 21 जून के दिन, 21 जून के दिन पृथ्वी की पोजीशन ये होती है। समझिएगा, पृथ्वी के आप सब समझ, सारी जानकारी पृथ्वी के बारे में आपको पता है। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारी विषुवत रेखा है। ऊपर वाला पोर्शन उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध है। ये हमारा उत्तरी पोल है, ये हमारा दक्षिणी पोल है। इतनी बात आप समझते हैं। अब स्थिति समझिए, स्थिति समझिए। 21 जून के दिन पृथ्वी की पोजीशन ऐसी होती है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि जब ये सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें जा रही हैं, ये सूर्य की किरणें जा रही हैं, तो आप देखिए मैक्सिमम भाग में उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा प्रकाश प्राप्त हो रहा है। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा प्रकाश प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा हम सब हटा देते हैं, इतनी बात आप समझ गए। अब हम सारी चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको माइंड में रखना भाई, ठीक है। देखिए, विषुवत व्रत, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है ना। उत्तरी गोलार्ध में इतने भाग में देखो, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है। तो अब जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा, तो वहाँ सिंपल सी बात क्या है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट प्राप्त होगा। तो वहाँ पर क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगी। क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा, ठीक है। और यह घटना जो है 21 जून के दिन, ये घटना जो है 21 जून के दिन सबसे ज़्यादा भाग में, सबसे जो मैक्सिमम होगा, सबसे जो मैक्सिमम होगा वो 21 जून के दिन ही होगा, ठीक है। 21 जून के दिन ही होगा। 21, इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा दिन जो है किस दिन होता है? 21 जून के दिन। सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? 21 जून के दिन होता है। और सबसे छोटी रात किस दिन होता है? 21 जून के दिन होती है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये देखो, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? बहुत ही कम भाग में, बहुत ही कम भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसा ऋतु होगा? दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा, मतलब कि ठंडा होगा, ठंडी, है ना। परिभाषाएं आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए, परिभाषा यहाँ पे आते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। उत्तरी गोलार्ध क्या है? यहाँ पर देखिए, उत्तरी गोलार्ध क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध है, सूर्य की तरफ क्या हुआ है? झुका हुआ है, राइट, झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जो हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। देखो, कर्क रेखा कौन सी है? कर्क रेखा ये है। कर्क रेखा कौन सी है? ये है, ये विषुवत रेखा है। तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। पहली बात आपको ध्यान में रखना है, पहली बात उत्तरायणांत के बारे में क्या ध्यान में रखना है कि दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है, पहली बात। दूसरी बात, उत्तरी गोलार्ध क्या है? उत्तरी गोलार्ध क्या है? सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध क्या है? सूर्य की तरफ झुका होता है। और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तीसरी बात,
3 बात ये आपको ध्यान में रखनी है उत्तर अयनांत के बारे में, ठीक है। उत्तर अयनांत के बारे में 3 बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है, बहुत ही तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें क्या है, ये ध्रुव हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर तो बिल्कुल पड़ ही नहीं रही, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 महीने का रात होगा और इधर क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा, ठीक है। यही बात आपको आगे बताई जा रही है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो हैं तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव के और तथा यहाँ पे बताया गया है तथा उत्तर ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन होता है, 6 महीने तक लगातार दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये उत्तर ध्रुव रेखा के जो बाद वाला क्षेत्र है लगभग इतने भाग में लगातार 6 महीने दिन होगा और यहाँ पर देखिए लगातार 6 महीने की क्या होगी, रात होगी, ठीक है। ये बात आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। ऑन 21 जून द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ड टुवार्ड द सन। ये क्या होता है, सन की तरफ झुका होता है, कौन सा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। जब जो सन की रेज है वो डायरेक्टली कहाँ पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, ठीक है, इस पर पड़ती हैं। एज ए रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। यहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक हीट प्राप्त होती है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज inclined toward the sun and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. Continuously 6 month तक क्या एक्सपीरियंस करता है, डे लाइट, ठीक है, दिन की रोशनी ये एक्सपीरियंस करता है। इतनी बात आप समझ गए। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। उत्तरी भाग में क्या होता है, गर्मी का मौसम। देखिए यहाँ पर ये विषुवत है, तो विषुवत वाले भाग में, ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, हिंदी वाला हम दिखाते हैं आपको, ये विषुवत है। तो इस वाले भाग में जो है बहुत बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पर कैसी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, ठीक है। कैसी ऋतु होगी, ग्रीष्म। इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है, इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में समझाया, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम अच्छा, कौन सी अवस्था कौन सी है, तो ऐसी अवस्था जब उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है तो गर्मी का माहौल होता है वहाँ पे, ठीक है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है, तो सबसे लंबा दिन होता है और इस परिघटना को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। तो उत्तर अयनांत के लिए बेसिकली आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला कि 21 जून को पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, पहली बात। दूसरी बात, पृथ्वी जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पर वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। वो किस पे पड़ती हैं, वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यह है हमारी कर्क रेखा, ठीक है, इस पर सीधी पड़ती हैं, दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात क्या ध्यान में रखना है कि 21 जून को 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। बात समझ गए। अब आते हैं 22 दिसंबर वाले पे। 22 दिसंबर का जस्ट इसी के अपोजिट हो जाएगा। 22 दिसंबर को क्या होगा, जस्ट इसी के अपोजिट हो जाएगा। 22 दिसंबर को जो पृथ्वी की स्थिति है वो कुछ इस तरीके से, 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति कुछ इस तरीके से। अब देखो 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को क्या हो रहा है भाई, यह है विषुवत वृत्त, ठीक है, यह है विषुवत वृत्त। अब देखो यह है दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। तो आप देखेंगे मैक्सिमम एरिया में दक्षिणी गोलार्ध के मैक्सिमम एरिया में सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है, मैक्सिमम एरिया में सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है, राइट। तो इसका जो सिचुएशन मैंने यहाँ समझाई जस्ट उसी का अपोजिट उधर हो जाएगा। आइए हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। देखो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। क्या है कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका है। सूर्य की किरणें झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं,
चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या मनाया जाता है? क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। भाई ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई वही चीज़ें यहाँ पर है कि इस बार क्या है कि दक्षिणी ध्रुव के मैक्सिमम एरिया में सनलाइट प्राप्त हो रही है। दक्षिणी ध्रुव के इतने बहुत बड़े भाग में क्या है? सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है। इसमें क्या है? सूर्य की रोशनी डायरेक्ट कहाँ पड़ रही थी? इसमें जो है सूर्य की रोशनी डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ रही थी। कहाँ पर? कर्क रेखा पर पड़ रही थी। ठीक है। और यहाँ पर क्या पड़ रही है? यहाँ पर सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ रही है? डायरेक्ट मकर रेखा पर पड़ रही। ये जो है ये मकर रेखा है। ठीक है, ये विषुवत है, ये मकर रेखा है, तो मकर रेखा पे डायरेक्ट पड़ रही हैं। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? अब यहाँ पर क्या होगा? 22 दिसंबर के दिन क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे बड़ी छोटी रात होगी। ठीक है, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? इस अवस्था को हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अवस्था को हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। बात समझ में आ गई? और एक बात और समझ लो, जब दक्षिण अयनांत होगा तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। जो अयनांत होगा उस गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। जैसे यहाँ पर देखो, जब उत्तर अयनांत हुआ तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हुआ? ग्रीष्म ऋतु हुआ। जब दक्षिण अयनांत होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? इसकी जस्ट अपोजिट विंटर होगा, शीत ऋतु होगी। बात समझ में आ गई? तो दो स्थितियां आपने समझ ली, 21 जून वाली स्थिति समझ ली और 22 दिसंबर की स्थिति समझ ली। ठीक है, 21 जून और 22 दिसंबर की स्थिति आपको समझ में आ गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना है 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति, जिसको हम विषुव कहते हैं। यहाँ पर दिन और रात की जो समय होता है वो बराबर होता है। दिन और रात का जो समय होता है वो बराबर होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी पर क्या होता है? रात और दिन बराबर होते हैं। इसे हम विषुव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में विषुव कहते हैं। ऑन 21 मार्च एंड September 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन fall on the equator. At this position neither of the poles is tilted toward the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called equinox. इसको हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स की स्थिति कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। भाई जिस तरफ शरद ऋतु को मतलब समझ रहे हैं? शरद ऋतु को मतलब पतझड़ वाला। ठीक है, शरद ऋतु को मतलब क्या होता है? पतझड़ वाला होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु होती है। यहाँ पर देखिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? शरद ऋतु होगी। यह है 23 सितंबर, यह उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? बसंत ऋतु होगा। बसंत ऋतु वही ऋतु है जहाँ पर बढ़िया बढ़िया फूल उगते हैं, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, हरियाली रहती है, पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं। उस ऋतु को हम क्या कहते हैं? उस ऋतु को हम बसंत ऋतु कहते हैं। और जब पत्ते सारे झड़ जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, वो कौन सा ऋतु होता है? वो शरद ऋतु होता है। बसंत और शरद ऋतु में ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी, बिल्कुल नॉर्मल होगा। ठीक है, ऋतुओं के बारे में हम जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। अभी हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि जब 23 सितंबर को जो पृथ्वी की स्थिति होती है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ पर पड़ रही होती हैं? विषुवत वृत्त पे पड़ रही होती हैं। सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ पड़ती हैं? विषुवत वृत्त पे पड़ रही होती हैं। इसलिए ना तो ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। और जो सूर्य की तरफ भाग होता है, सूर्य की तरफ जो भाग होता है ना, उसको मतलब उत्तरी गोलार्ध की बात करें हम,
उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, शरद ऋतु होगा, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, बसंत ऋतु होगा। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है 21 मार्च को। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, 21 मार्च को होता है। ठीक है, 21 मार्च को क्या होगा कि दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होगी। अब दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, शरद ऋतु होगी, और उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, बसंत ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को विषुव होता है। इस दिन ना तो दिन और रात का जो समय है वो बिल्कुल बराबर होता है। राइट, इतनी बात आप समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तरायणांत दक्षिणायनांत आप समझ गए हैं, विषुव क्या होता है वो समझ गए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, है ना, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होती है ना। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और इसका जस्ट अपोजिट 21 मार्च को जो है उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है ना। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होती है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑन द 23rd सितंबर इट इज ऑटम, है ना, इट इज ऑटम सीजन in the northern hemisphere and a spring season in the southern hemisphere. The opposite is the case on 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn is the southern hemisphere. समझ गए इतनी बात, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार देखो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। और इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन यह है कि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये पॉइंट नोट करके रखिएगा। चल ठीक है, इसमें दो बातें हैं। पृथ्वी के, देखो पहली बात क्या है, पृथ्वी के घूर्णन, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखो ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा 10 मिनट में रिवाइज करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम 10 मिनट में थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, ताकि हमारा जो चैप्टर है अच्छी तरीके से विधिवत हो जाए, विधिवत क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि आज हमारा तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ने वाले थे। किसके बारे में पढ़ने वाले थे, पृथ्वी की गतियों के बारे में। क्लास 6 की ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें हमने बताया कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। वो एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है ना। सूर्य के चारों तरफ एक स्थिर कक्षा में घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। इतनी बात हमने बताई कि पृथ्वी का अक्ष जो है एक क्या है, एक काल्पनिक रेखा है ना। अपनी कक्षीय समतल से ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है ना। और अपने ध्रुव पर पृथ्वी कितने अक्ष, है ना, ध्रुव पर कितने अक्ष झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने आपको ये समझाया था कक्षीय समतल क्या होता है, ये बहुत डिटेल में हमने आपको बताया था। ठीक है, एक्सिस क्या होता है, कक्षीय समतल क्या होता है, कोण कैसे बनता है, सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। पृथ्वी का आकार लगभग गोले के समान है, इसलिए है तो वैसे भूभाग है, लेकिन यहाँ पे मान लेते पृथ्वी का आकार लगभग गोले के समान है। तो सिर्फ एक समय में एक ही भाग पर रोशनी पड़ती है, और जिस भाग पर रोशनी पड़ती है उसको दिन कहते हैं। उसके अपोजिट जिस भाग पर नहीं पड़ती उसको हम रात कहते हैं। गोलोक पर हुआ वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त वृत्त हमने आपको पिक्चर में दिखाया था। ठीक है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ठीक है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, और यही इसी गति को या फिर इसी समय काल को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। इस समय काल को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। तो प्रदीप्त वृत्त हमने आपको दिखाया था, ये होता है प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, ये वाला जो है ये है हमारा प्रदीप्त वृत्त, और ये है हमारा अक्ष,
तो आप देखेंगे प्रदीप्त व्रत अक्ष को कभी नहीं काटता, अक्ष को काटता है अक्ष को अक्ष पर मिलता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या बात बताई गई है आपको कि जो प्रदीप्त व्रत है यह व्रत अक्ष के साथ कभी नहीं मिलता। तो आप देखेंगे कि यह व्रत जो है अक्ष के साथ कभी नहीं मिलता है ना। ठीक है, इसके बाद हमने ये बताई थी, ये चीज़ें बताई थी समतल के साथ पृथ्वी कक्षीय समतल के साथ 66.5 डिग्री का कोण, ये लंब डालते हैं तो इसके साथ 23.5 डिग्री का झुकाव हमें देखने को मिलता है। राइट, ये सब हमने रिवीजन कर लिया है, आगे हम बढ़ते हैं। ये हो गया। ये हमने फिर बताया कि जो आर्यभट्ट हैं इन्होंने एंशिएंट टाइम में ही, प्राचीन समय में ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा, तो दिन और रात नहीं होगा। जिस तरफ पृथ्वी का फेस, पृथ्वी का जो पार्ट सूर्य की तरफ होगा वहाँ लगातार बहुत गर्मी बढ़ जाएगी, और जिस तरफ और उसके जस्ट पीछे जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहाँ पर लगातार अंधेरा रहेगा और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में वहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा, है ना। तो दिन और रात की घटना रुक जाएगी, जिससे हमारा जो है वहाँ पर जीवन प्रभावित हो जाएगा और जीवन संभव नहीं होगा। पृथ्वी की दूसरी गति जिसको हम परिक्रमण कहा जाता है, पृथ्वी एक वर्ष या फिर 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इसको नहीं जोड़ते हैं। और यही 6 घंटे 4 साल में जुड़ के क्या होता है, यही 6 घंटे में 4 साल में जुड़ के 24 घंटे बन जाता है। उस साल फरवरी कितने दिनों की हो जाती है, तो 29 दिनों की हो जाती है। जब फरवरी 29 दिनों की हो जाती है तो हमारा साल 366 दिन का हो जाता है। साल 366 दिन का जब हो जाता है तो उसी साल को हम क्या कहते हैं, उस साल को हम फिर लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लीप ईयर बोलते हैं। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी, है ना, हमने आपको बताया था कि पृथ्वी एक ही दिशा में अपने पूरे चक्कर के दौरान एक ही दिशा में झुकी रहती है। ऐसा नहीं कि उसका जो झुकाव है वो बदलता नहीं है, उसी पोजीशन में वो चक्कर लगाती है। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में हम बांटते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी हमारा चक्कर लगाती है, अर्थात जो पृथ्वी की परिक्रमण वाला मोशन है, पृथ्वी का जो परिक्रमण गति है, उसके कारण क्या होता है, तो उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और हम 4 ऋतुओं में बांटते हैं, है ना, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये बात हमने आपको समझाई। फिर हमने 21 जून की स्थिति को समझाई कि 21 जून के दिन क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध, 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका होता है। जब सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें किस पे पड़ती हैं, सूर्य की किरणें जो हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं, जिससे हमें यहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, ज़्यादा हीट प्राप्त होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में कैसा ऋतु होता है, गर्मी का मौसम होता है, मतलब कि ग्रीष्म ऋतु होता है। और इसके जस्ट अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सर्दी होती है, शीत ऋतु होती है ना। इस दिन क्या होता है, 21 जून के दिन ये होता है, दिन सबसे बड़ा होता है। 21 जून के दिन क्या होता है, सीधे कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं और इस दिन बहुत बड़ा होता है और रात जो होती है बहुत छोटी होती है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम उत्तर अयनांत की स्थिति बोलते हैं। इसी के उत्तर अयनांत की स्थिति जस्ट हमने दक्षिण अयनांत की स्थिति समझाई, जो कि 22 दिसंबर को पड़ता है। अब इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि इसमें इस बार क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव जो है ये हमारा विषुवत रेखा है। दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका होता है, दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी हमें प्राप्त होती है। इसलिए क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर, दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा पर सीधी रोशनी पड़ती है। मकर रेखा पर सूर्य की क्या होती है, किरणें सीधी पड़ती हैं। इसलिए 22 दिसंबर के दिन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और रात तथा जो रात होती है वो बहुत छोटी होती है। इसको हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण अयनांत किस डेट को होता है, किस दिन को होता है, तो आपको बताना 22 दिसंबर, और उत्तर अयनांत हमारा 21 जून को होता है। फिर हमने बात करी थी आपसे विषु, कि विषु क्या होता है। ठीक है, विषु के बारे में बात करें तो विषु ऐसी स्थिति है जहाँ पर दिन और रात जो है, दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर हो जाती है। दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है। और ये कब होता है, ये 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। इस समय 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन जो है सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है,
जब सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो क्या होता है, दिन और रात दोनों का समय क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दिन और रात दोनों का समय जब बराबर हो जाता है ना, तो इसके उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, 23 सितंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, वही पतझड़ वाली ऋतु जहाँ सारे पत्ते गिर जाते हैं। जबकि इसके दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, इसके दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जहाँ नए नए फूल उग रहे होते हैं और पेड़ों पर नए नए पत्ते आ रहे होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट 21 मार्च के दिन देखें तो 21 मार्च के दिन उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होती है। इतनी बात आप समझ गए, इतनी बात आप समझ गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वही सारी चीज़ें इंग्लिश में दिया हुआ है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, ध्रुवों के पास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, है ना। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन होता है। तो यहाँ पर देखो तो इस वाले भाग में लगभग 6 महीने का दिन होता है, जबकि इस वाले भाग में लगभग 6 महीने की रात होती है। और यहाँ जस्ट अपोजिट उत्तर ध्रुव वाले व्रत पे, उत्तर जो ध्रुव व्रत है वहाँ पर लगभग क्या होता है, 6 महीने की लगातार रात होगी। अब यहाँ पर 6 महीने लगातार दिन होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरछी पड़ती है, लगातार 6 महीने का दिन होता है। आगे आपको बताया गया चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है ना। उत्तरी भाग में क्या होगा, गर्मी का मौसम होता है, और जस्ट इसके अपोजिट भाग में क्या होगा, विंटर होगा, सर्दी का मौसम होगा। 21 जून को इन क्षेत्रों में विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इस अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर देखो 22 दिसंबर पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, जबकि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं और छोटी रातों वाली क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। लंबे दिन और छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध की होती है ना। उत्तरी गोलार्ध की होती है, वहाँ पर क्या होता है, विंटर का मौसम चल रहा होता है, सर्दी का मौसम चल रहा होता है, और वहाँ पर छोटे दिन और लंबी रात हो रही होती हैं। इतनी बात समझ गए। पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में, मतलब कि गर्मी के मौसम में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। आगे हमने देखा था कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, 23 सितंबर एवं 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि कोई भी ध्रुव, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। ठीक है, हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। देखो, ये देखो, यहाँ पर देखो, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। सूर्य की तरफ देखो कोई भी नहीं झुका हुआ है। ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं झुका, ये ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पर देखो, है ना, ये भी ऐसे जा रहा है। तो कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है। इतनी बात समझ गए। सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात का समय जो होता है बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसे हम विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम विषुव कहते हैं। ठीक है, इसे हम विषुव कहते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु होती है। जस्ट इसके अपोजिट 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च में जो होता है उत्तरी गोलार्ध में जो है बसंत ऋतु होती है,
उत्तरी गोलार्ध में जो है बसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन से जो है, पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होता है, पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होता है, और परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि आपको कितनी बातें समझ में आई है, कितनी चीज़ें आपको याद हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कोण क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो आपने बार बार आपको बताया कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, जैसे ये है, ये अक्ष पर, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जैसे लट्टू नाचे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करे तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषित हो गया। लीप वर्ष क्या है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिणी अयनांत में अंतर बताइए। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा। उत्तर एवं दक्षिणी अयनांत में अंतर क्या बताना है। सबसे पहले उत्तर अयनांत में जो है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, पहला अंतर। उत्तर अयनांत में उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, या फिर उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, उत्तर अयनांत में जो है सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं, पहली बात। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर आप ये बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, जबकि हमारा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सर्दी का मौसम होता है ना। सर्दी के मौसम को शीत ऋतु बोलेंगे, शीत ऋतु होती है। अब बात करते हैं हम दक्षिण अयनांत की। तो दक्षिण अयनांत पहला तो, और एक अंतर और बता सकते हैं कि उत्तर अयनांत कब होता है, जून को होता है। दक्षिण अयनांत कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को होता है, पहली बात। दूसरी बात, दक्षिण अयनांत में जो है दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका होता है, और सूर्य की सीधे किस पर पड़ रही होती हैं, मकर रेखा पे पड़ रही होती हैं। ठीक है, सीधे कहाँ पड़ रही होती हैं, मकर रेखा पे पड़ रही होती हैं। तो इस दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या होता है, शीत ऋतु होती है। ठीक है, तो ये हो गया अंतर। अब विषु क्या है, तो विषु की स्थिति कब होती है, पहली बात तो ये 23 सितंबर और 21 मार्च को होती है। कब होती है, 23 सितंबर और 21 मार्च को होती है। स्थिति क्या होती है कि वह स्थिति, पृथ्वी की वह स्थिति जब कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। जब कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होती है तो क्या होता, सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पे पड़ रही होती हैं, सीधे विषुवत रेखा पे पड़ रही होती हैं, राइट। अब क्या होता है कि दिन और रात का समय इस दिन क्या होता है, बराबर होता है। दिन और रात का समय इस दिन बराबर होता है। पृथ्वी की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। पृथ्वी की इस घटना को हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण अयनांत अलग अलग समय में होता है। ऐसा क्यों, अलग अलग समय में ऐसा क्यों होता है भाई उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत अलग अलग समय में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर ना लगाए तो ऐसा नहीं होगा ना। क्योंकि उत्तर अयनांत 21 जून को, कारण क्या है कि पृथ्वी अपने कक्षा पर जो परिक्रमण कर रही है, जो परिक्रमा लगा रही है, तो इसकी वजह से ये जो है अलग अलग समय में होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग समय में होता है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या है, 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री जो है जो झुकी हुई है। 23.5 डिग्री जो है अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न समझ में आ गए। आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। पृथ्वी के सूर्य की चारों ओर की गति को क्या कहते हैं, चारों ओर की गति को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, हमने बताया था कि विषु वाले दिन पड़ती है। और विषु किस दिन होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ती हैं, विषुवत वृत्त पर। सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ती हैं, विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं।
गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान आपको भरना है। एक लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 366 होती है। एक लीप ईयर में दिनों की संख्या 366। और फरवरी कितने दिनों की होती है? तो फरवरी 29 दिनों की होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश कहते हैं। पृथ्वी के प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? तो प्रतिदिन की गति को हम दैनिक गति कहते हैं, या फिर इसको हम घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं, राइट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। कैसी कक्षा में घूमती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पे पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पे पड़ती हैं? तो देखो 21 जून को क्या होता है? उत्तरी अयनांत होता है। उत्तरी अयनांत में सूर्य की किरणें किस पे पड़ती हैं? तो कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। ठीक है। किस रेखा पर सीधे पड़ती हैं? तो कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। ठीक है, कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं 21 जून को। 22 दिसंबर को किस पे पड़ती हैं? तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पे पड़ती हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पे पड़ती हैं। जबकि 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च को किस पर पड़ती हैं? तो विषुवत रेखा पर। तब उस कब पड़ती हैं? तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। डैश ऋतु में क्या होते हैं? दिन छोटे होते हैं। तो भाई सर्दियों में क्या होते हैं? दिन छोटे होते हैं। सर्दियों में क्या होते हैं? दिन छोटे होते हैं, क्योंकि बसंत और शरद ऋतु में तो दिन बराबर होते हैं। बसंत और शरद ऋतु में तो लगभग दिन और रात के जो समय काल है वो बराबर होता है। लेकिन ग्रीष्म में तो सर्दी हो जाएगा, शीत ऋतु है ना, जो आपके शीत ऋतु है, जो आपकी विंटर है, सर्दी। तो शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। जाते जाते आपको कुछ हम पंक्तियाँ सुनाना चाहते हैं, कुछ लाइनें सुनाना, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ पंक्तियाँ जो हैं हम आपको सुना के जाएंगे। 1.5-2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा आप, है ना, थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो चेंज हो जाए। तो पंक्तियाँ आज की क्लास की कुछ इस प्रकार हैं कि मैंने कोशिशें तो 1000 की, मेरा दिल किसी से मिला नहीं। मैंने कोशिशें तो 1000 की, मेरा दिल किसी से मिला नहीं। मेरी ख्वाहिशें ही बुलंद थी, मुझे जिंदगी से गिला नहीं। कई हम सफ़र मिले संग भी, पर मिले मगर, जो मेरी गम की आग में जल सके, वो चिराग दिल कहीं जला नहीं। जिसे बाजुओं में समेट कर मैंने गुफ्तगू की रात भर, वो ख्याल था जो कहीं खो गया, वो ख्वाब था जो मुझे मिला नहीं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।